हेलो एवरीवन, वेलकम टू बुगड़ा एजुकेशन। आज की इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 10th मैथमेटिक्स टर्म 1 में 50 एमसीक्यू क्वेश्चंस, जिसमें हर एक क्वेश्चन को हम लोग एक्सप्लेन करेंगे। ये इम्पोर्टेंट है सीबीएसई 2021-22 के लिए। इसकी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ भी अवेलेबल हो जाएगी और साथ में हम लोग कोशिश करेंगे कि हर एक क्वेश्चन में आपको बताएं कि किस तरह से हम लोग उसको इजी मेथड के थ्रू कम से कम टाइम में सोल्व कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं क्वेश्चंस को। टर्म 1 में जो चैप्टर्स लिए गए हैं, चैप्टर 1, 2, 3, 6, 7, 8, 12 एंड 15। अब हम वन बाय वन क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 1, ए रैशनल नंबर p अपॉन q वेयर q इज नॉट इक्वल टू 0 कैन बी एक्सप्रेस्ड एज ए टर्मिनेटिंग डेसिमल नंबर इफ फैक्टर्स ऑफ q आर। किसी भी रैशनल नंबर को हमें टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन में हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो उसके लिए कंडीशन क्या है कि जो डिनोमिनेटर के फैक्टर्स हैं वो 2 और 5 के होने चाहिए, क्योंकि उसी केस में हम इनको 10, 100 या 1000 बना सकते हैं। तो इसमें जो पार्ट सी है ये इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 2, द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ द रैशनल नंबर 73 अपॉन 2 रेज़ टू द पावर 5 मल्टीप्लाई 5 रेज़ टू द पावर 3 विल टर्मिनेट आफ्टर। हमें बताना है कि इसमें अगर हम इसे डेसिमल में टर्म में एक्सपेंशन करते हैं तो इसमें डेसिमल जो है वो कितने नंबर के बाद ये डेसिमल के कितने नंबर्स के बाद टर्मिनेट हो जाएगा। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, डिनोमिनेटर में 10, 100, 1000 इस फॉर्म में इसे बनाना होगा। तो यहाँ पे 2 की पावर 5 है और 5 की पावर 3 है, तो 5 की पावर भी हमें 2 और चाहिए, जिससे कि ये 2 और 5 10 की पावर 5 बन सके। तो हम इसे 5 की पावर 2 और 5 की पावर 2 से ही मल्टीप्लाई और डिवाइड करना होगा। देखिए इस तरह से अटेम्प्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ये 10 की पावर 5 हो गया। तो आप यहीं से आइडिया लगा सकते हैं कि 10 की जितनी भी पावर बनती है डेसिमल के बाद उतने नंबर तक वो नंबर कंप्लीट हो जाएगा, टर्मिनेट हो जाएगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, काउंट कीजिए 1, 2, 3, 4, 5। तो डेसिमल के 5 प्लेसेस तक ये नंबर टर्मिनेट हो जाएगा। तो जो इसका आंसर है वो क्वेश्चन आंसर नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 3, 3.16। अब ये जो बार है वो 6 पर है। इस हमें बताना है क्या है। देखिए बार तभी लगता है जबकि ये नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल एक्सपेंशन है। तो ये हमने 9th क्लास में भी अटेम्प्ट किया इस क्वेश्चन को। इसे हम इजीली p अपॉन q फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये अपने आप में एक रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स हैज टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन। तो इसमें कौन से नंबर में टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन होगा। तो टर्मिनेटिंग डेसिमल एक्सपेंशन के लिए जैसे हमने क्वेश्चन नंबर 1 में भी किया, जो डिनोमिनेटर है वो फैक्टर्स में 2 और 5 में होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग चेक करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो बी पार्ट है उसमें डिनोमिनेटर के फैक्टर्स 2 और 5 हैं, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 5, इफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल x स्क्वायर प्लस a प्लस 1 इंटू एक्स प्लस बी आर 2 एंड -3, देन यहाँ पे हमने a और b की वैल्यू फाइंड आउट करनी है अगर 2 और -3 इस पोलिनोमियल के फैक्टर है, जीरोस हैं। अगर ये जीरोस हैं तो इसमें दो मेथड है। एक तो ये है कि हम इसमें 2 पुट करेंगे x की जगह पे, तो हमारे पास आंसर 0 आएगा, और -3 पुट करेंगे तो भी इसकी जो फाइनल वैल्यू है वो 0 आएगी। इस तरह से हमारे पास दो इक्वेशन a और b में बन जाएंगी, जिनको हम सोल्व करके a और b की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। इसका एक दूसरा मेथड भी है, वो हम आपको एक्सप्लेन करते हैं। यहाँ पे हमने पोलिनोमियल्स लिखा, इसके जो जीरोस हैं अल्फा और बीटा उनको लेट किया। तो हमें पता है अल्फा प्लस बीटा इस दोनों को हमने ऐड कर दिया -1, अल्फा बीटा दोनों को प्रोडक्ट किया -6। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल में एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, इसमें हमने मेंशन किया दोनों की वैल्यूज को। तो हमारे पास आ गया एक्स स्क्वायर प्लस एक्स -6। अब ये जो पोलिनोमियल है और ये पोलिनोमियल है दोनों सेम है, क्योंकि दोनों के ही जो जीरोस हैं वो 2 और -3 हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग कंपेयर करें x का कोफिशिएंट a प्लस 1 और यहाँ पे जो x का कोफिशिएंट है 1 है, तो a की वैल्यू 0 और यहाँ पे देखिए b जो है वो -6। तो इस तरह से a इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6। तो इज इक्वल टू 0, b इज इक्वल टू -6 जो है वो डी ऑप्शन सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 6, द नंबर ऑफ पोलिनोमियल्स हैविंग जीरोज -2 एंड 5 इज। हमें फाइंड आउट करने हैं कि जीरोज -2 और 5 कितने पोलिनोमियल्स के हो सकते हैं। तो उसके लिए देखिए -2 और 5 के लिए अगर हम लोग एक पोलिनोमियल बनाएं तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज -2 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -2 इंटू 5, तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x माइनस 10, ये एक पोलिनोमियल बनेगा। लेकिन अगर मान लीजिए इस पोलिनोमियल को मैं 2 से मल्टीप्लाई कर दूं, देन 2x स्क्वायर प्लस 6x माइनस 20, इसी को मैं 3 से मल्टीप्लाई करूं, 3x स्क्वायर प्लस 9x माइनस 30। तो देखिए इस तरह से सभी के लिए जो जीरोस बनेंगे वो -2 और 5 ही बनेंगे। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा मोर देन 3। क्वेश्चन नंबर 7, ए क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल हुज जीरोस आर 7 एंड 5 इज। हमें बताना है कि एक ऐसा पोलिनोमियल जिसके जीरोस 7 और 5 है। इसी क्वेश्चंस की हम हेल्प लेते हैं। तो यहाँ पे देखिए एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोस इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस अगर हम लोग करेंगे तो 7 5 जा 35। तो देखिए यहाँ पे 35 डी ऑप्शन में है, -30 सी में है, 35 बी में है और -35 इसमें है। तो एक तो हमें ये पता है कि +35 यहाँ पे आंसर आना चाहिए। तो अब आपको एक ट्रिक ही बता रहे हैं कि जैसे मान लीजिए इसमें ऑप्शन ए और ऑप्शन सी ये तो कैंसिल हो जाता है, तो हमें जो आंसर मिलेगा वो ऑप्शन बी और डी में से ही हमें मिलेगा, क्योंकि दोनों में ही ये +35 है। और यहाँ पे इन दोनों का सम करेंगे तो 7 और 5 12 होगा और यहाँ पे हमारे पास माइनस होगा। तो इसका जो ऑप्शन बी है वो हमारे पास राइट आंसर होगा। आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट भी करके देख सकते हैं कि एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ जीरोज 7 प्लस 5 इंटू एक्स प्लस प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, सो एक्स स्क्वायर माइनस 12x प्लस 35। तो आंसर इसका बनेगा बी पार्ट, जिसको आप इसमें शॉर्टकट मेथड से भी कर सकते हैं कि हम इसमें एक मेथड होता है एलिमिनेशन मेथड, जिसमें हम इस 4 ऑप्शंस में से जितने भी एलिमिनेट कर सकते हैं। जैसे हम लोगों ने बताया कि ऑप्शन ए और ऑप्शन सी इसका आंसर नहीं हो सकता, तो हमें अब बी और डी में से ही सेलेक्ट करना है। क्वेश्चन नंबर 8, द जीरोज ऑफ द पोलिनोमियल आर। हमें इस पोलिनोमियल के जीरोज फाइंड आउट करने हैं। तो देखिए इसके जीरोज फाइंड आउट करने के लिए एक तो ऑप्शन क्या है कि आप इन्हीं में से इसकी वैल्यूज जो है वो पुट कर दीजिए। तो इसकी वैल्यूज पुट करने में भी एक ट्रिक है। देखिए यहाँ पे 2√2 माइनस में, 2√2 प्लस में और 2√2 प्लस में। तो हम सबसे पहले 2√2 ही उसमें पुट करके देखेंगे, क्योंकि अगर मान लीजिए 2√2 हमारे पास इसका एक जीरोस आता है तो ऑप्शन इनमें से कोई भी एक बन जाएगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा। दूसरा मेथड क्या है कि आप इसमें फैक्टर बना के जीरोस ही फाइंड आउट कीजिए। तो हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस √2x माइनस 12। हम इसमें 2√2 वैल्यू पुट करेंगे, 2√2 स्क्वायर माइनस √2 2√2 माइनस 12। तो यहाँ पे देखिए ये हमारे पास बन जाएगा 4 इंटू 2 माइनस 2 इंटू 2 माइनस 12, तो 8 माइनस 4 माइनस 12। तो ये इक्वल टू 0 नहीं है, दैट मीन्स 2√2 जो है उसका 0 नहीं है। तो यहाँ पे डी ऑप्शन कैंसिल हो जाता है, सी ऑप्शन भी कैंसिल हो जाता है। तो हमारे पास जो ऑप्शन बना वो ए और बी ही बना। तो ए और बी के लिए देखिए यहाँ पे हम लोग अब √2 या माइनस √2 वैल्यू पुट करके देख लेंगे, 3√2। आप यहाँ पे माइनस ही पुट करके देख लीजिए, क्योंकि अगर ये 2√2 से बना है, नहीं बना, तो -2√2 पुट करने के लिए सिंपल यहाँ पे आपको माइनस करना पड़ेगा। तो अगर आप इसको देखेंगे तो ये बन जाएगा हमारे पास 4 इंटू 2 प्लस 2 इंटू 2 माइनस 12, तो 8 प्लस 4 माइनस 12, तो 12 माइनस 12 दैट मीन्स 0। तो ये हमें पता लग गया कि -2√2 इसका एक जीरो है। तो यहाँ पे हम लोगों ने क्या किया, सी और डी को पहले कैंसिल आउट किया कि ये इसके आंसर नहीं हो सकते। फिर हम लोगों ने -2√2 पुट किया जिसके लिए 0 आ गया। तो इसका जो राइट आंसर बन जाएगा वो बी ही बन जाएगा, क्योंकि यहाँ पे जब ये इसमें -2√2 इसका 0 बन रहा है जो कि ए पार्ट में है ही नहीं, तो इसका बी आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 9, इफ द सम ऑफ द जीरोस ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल दिया है इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ इट्स जीरोस। यहाँ पे जो इसका सम है जीरोस का वो उसके प्रोडक्ट के इक्वल है, दैट मीन्स अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू अल्फा बीटा।
तो हमें k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे एक सिंपल सा है कि सम ऑफ जीरोज इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो आप इसको पुट कर दीजिए, सम ऑफ जीरोज माइनस बी अपॉन ए एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज इज सी अपॉन ए। तो यहाँ पे वैल्यू देखेंगे तो -2 अपॉन के इज इक्वल टू 3k अपॉन के से k कैंसिल आउट हो गया। सो 3k इज इक्वल टू -2, तो k इज इक्वल टू -2 अपॉन 3। तो -2 अपॉन 3 जो है वो ए ऑप्शन में है, तो ए इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 10, इफ वन जीरो ऑफ द पोलिनोमियल इज रेसिप्रोकल ऑफ द अदर। तो यहाँ पे इसका क्या मीनिंग हुआ कि एक जीरो जो है वो दूसरे का रेसिप्रोकल है। तो एक जीरोस को हमने अल्फा लेट किया, दूसरे को 1 अपॉन अल्फा। फाइंड द वैल्यू ऑफ के। तो यहाँ पे जब भी इस तरह से क्वेश्चन आए तो आप इसमें प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कर सकते हैं, क्योंकि इनको कैंसिल आउट करके हमारे पास 1 होगा। तो 1 इज इक्वल टू सी अपॉन ए। तो यहाँ पे हमारे पास आ गया c इज इक्वल टू ए। तो यहाँ पे c और a इक्वल होना चाहिए। तो यहाँ पे जो 5 है वो k के इक्वल होगा। तो इसमें जो b ऑप्शन है वो राइट आंसर होगा। आप चाहो तो इसकी वैल्यू भी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। c का मतलब यहाँ पे है k एंड a इज 5, सो k इज इक्वल टू 5। क्वेश्चन नंबर 11, if alpha and beta are the zeros of the polynomial, then the value of alpha plus beta plus alpha beta। तो यहाँ पे देखिए जो पोलिनोमियल हमें गिवन है उसमें से हम अल्फा प्लस बीटा की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे और अल्फा बीटा की वैल्यू, सम ऑफ जीरोज एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। तो यहाँ पे अल्फा प्लस बीटा की जगह माइनस बी अपॉन ए और अल्फा बीटा की जगह सी अपॉन ए पुट करेंगे। तो माइनस बी अपॉन ए अगर हम लोग इस पोलिनोमियल से देखें तो -5 अपॉन 1 एंड c अपॉन ए इज 6। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 1 आंसर होगा। ऑप्शन सी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 12, द पेयर ऑफ इक्वेशन दीज टू हैव। अब हमें ये बताना है कि इसमें क्या ये यूनिक सॉल्यूशन होगा, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन होंगे। तो इसको अटेम्प्ट करने का हमें पता है कि हमें फाइंड आउट करना होगा रेशियो a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 एंड c1 अपॉन c2। तो यहाँ पे हम फाइंड आउट करते हैं तो ये a1 अपॉन a2 हो गया 1 अपॉन -3, b1 अपॉन b2 है 2 अपॉन -6 एंड दिस इज 5 अपॉन 1। तो यहाँ पे देखिए पहले तो ये इक्वल नहीं है, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2, लेकिन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फर्स्ट वाला इक्वल आता है। तो ये दोनों इक्वल हैं बट ये इक्वल नहीं है। तो ये कंडीशन तभी हमारे पास बनती है अगर वो लाइन पैरेलल लाइन हो, दैट मीन्स यहाँ पे नो सॉल्यूशन, डी इज द राइट आंसर। इफ ए पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इज कंसिस्टेंट देन द लाइंस विल बी। हमें पता है कंसिस्टेंट लाइंस तभी होंगी जबकि उनके एटलीस्ट 1 सॉल्यूशन होगा। तो वो उस केस में हो सकता है अगर वो इंटरसेक्ट 1 पॉइंट पे हो, दैट मीन्स यूनिक सॉल्यूशन हो, या हमारे पास कोइंसिडेंट हो, इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो। तो हमें ये बताना है कि वो कंसिस्टेंट होंगी अगर लाइन हमारे पास पैरेलल हो, ऑलवेज कोइंसिडेंट हो, इंटरसेक्टिंग और कोइंसिडेंट हो, या ऑलवेज इंटरसेक्टिंग हो। तो यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन सही है कि इंटरसेक्ट करती हैं या कोइंसिडेंट है, दोनों ही केसेस में वो कंसिस्टेंट होंगी। तो इसमें जो सी पार्ट है वो राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 14, इफ द लाइंस गिवन बाय 3x प्लस 2ky इज इक्वल टू 2 एंड 2x प्लस 5y प्लस 1 इक्वल्स टू 0 आर पैरेलल देन द वैल्यू ऑफ k। तो देखिए पैरेलल के केस में हमें पता है कि a1 अपॉन a2 इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 बट नॉट इक्वल्स टू c1 अपॉन c2, ये कंडीशन होगी। तो यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करते हैं। सो दिस इज 3 अपॉन 2 इक्वल्स टू 2k अपॉन 5। तो यहाँ पे हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 4k इक्वल्स टू 15। तो k की वैल्यू 15 अपॉन 4। तो 15 अपॉन 4 ऑप्शन सी है हमारे पास। क्वेश्चन नंबर 15, if 2 upon x plus 3 upon y equals to 6 and 1 upon x plus 1 upon 2y equals to 2, then हमें x और y की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। इस क्वेश्चन को आप प्रॉपर वे में अटेम्प्ट कर सकते हैं या फिर आप इस क्वेश्चन के लिए इसमें वैल्यू पुट कर सकते हैं कि हम लोग x और y की वैल्यू इसमें पुट करें, जो भी आंसर हो वो हम इसमें टिक कर दें, या फिर आप इसको 1 अपॉन x को और 1 अपॉन y को लेट करके भी इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं। तो सबसे आसान होगा कि आप इसमें से ऑप्शंस में से ही आप इसमें
पुट करके देख लीजिए कि क्या आंसर होगा। तो इसका आंसर जो होगा x इक्वल्स टू 2/3 एंड y इक्वल्स टू 1 होगा। क्वेश्चन नंबर 16, वन इक्वेशन ऑफ ए पेयर ऑफ डिपेंडेंट इक्वेशन इज दिस, द सेकंड इक्वेशन कैन बी। तो यहाँ पे देखिए डिपेंडेंट इक्वेशन है, तो डिपेंडेंट इक्वेशन का मतलब यहाँ पे होगा कि हमें इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए बताना है। तो इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस के लिए क्या होगा, a1/a2 इक्वल्स टू b1/b2 इक्वल्स टू c1/c2। तो इसका मतलब यहाँ पे हमारे पास इनका सेम रेशियो होगा। तो जो इक्वेशन हमारे पास -5x + 7y इक्वल्स टू 2 है, ऑप्शंस में से हम लोग देखते हैं तो या तो 10x है या -10x है, हम दोनों केस में करते हैं। तो इसका मतलब इसको 2 से मल्टीप्लाई किया तो ये बन गया हमारे पास -10x + 14y इक्वल्स टू 4। या तो ये इक्वेशन हो सकती है, या फिर इसको अगर हम -2 से मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाएगा 10x - 14y इक्वल्स टू -4। इन दोनों में से जो भी ऑप्शन हमारे पास अवेलेबल होगा वो इसका आंसर होगा। तो यहाँ पे देखिए जो हमारे पास ऑप्शन है, अगर हम 10x के लिए देखें तो 10x + 14 ये नहीं हो सकता, 10x - 14 इक्वल्स टू -4। तो इसमें जो है वो डी ऑप्शन ही आ रहा है। बाकी -10 + 14y इक्वल्स टू 4 इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं है। तो इसका डी पार्ट जो है वो ऑप्शन राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17, इन ए ट्राइंगल ABC एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B एंड 2 टाइम्स एंगल A+B। लेकिन ये ट्राइंगल है तो हमें पता है कि A+B+C इक्वल्स टू 180 डिग्री होगा। आप चाहो तो इसको सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं इजीली कि A+B की जगह यहाँ पे आप 180 - C मेंशन कर दीजिए और फिर आप इसको सोल्व कर दीजिए। दूसरा तरीका क्या है कि आप इसकी वैल्यू ऑप्शंस में से ही चेक कीजिए। जैसे हमें एंगल B की वैल्यू बतानी है तो एंगल B यहाँ पे होगा। तो देखिए अगर एंगल B मैं यहाँ पे 60 डिग्री पुट करता हूँ तो 63 जा 180, तो एंगल C 180 हो गया, जो कि पॉसिबल ही नहीं है कि किसी भी ट्राइंगल में 3 एंगल्स का सम 180 है तो अकेला एंगल C ही 180 हो जाए। तो एंगल ऑप्शन C जो है वो कैंसिल हो गया। इसी तरह से 80 डिग्री भी कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास जो ऑप्शन बचा A और B, देखिए ये अपने आप में शॉर्टकट मेथड है कि हमें A और B में से ही चेक करना है। अब इसकी वैल्यू हम पुट करके देख लेते हैं कि अगर मैं इसकी वैल्यू 20 पुट करता हूँ तो 23 जा 60, तो C की वैल्यू हमारे पास 60 हो गई, B की वैल्यू हमारे पास 20 हो गई, दोनों मिला के 80 हो गई। तो A की वैल्यू हमारे पास 100 डिग्री। क्या ऐसा हो सकता है क्या कि A + B का जो 2 टाइम्स है, मतलब 100 + 20 120 का 2 टाइम्स 240 हो गया। तो ये ऑप्शन B भी A जो है वो भी गलत हो गया। तो हमारे पास 40 डिग्री है वो ऑप्शन सही है। इसके लिए अगर आप चाहो तो इसको अटेम्प्ट भी कर सकते हो कि एंगल C इज इक्वल टू 3 टाइम्स एंगल B 2 टाइम्स। अब A + B की जगह आप 180 - C लिख दीजिए। अब C को इसके साथ कंपेयर कर लीजिए तो एंगल C की वैल्यू आ जाएगी। फिर आप यहाँ पे पुट कर दीजिए एंगल C की वैल्यू, तो एंगल B की वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। तो इस तरह से हम लोग इसको अटेम्प्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, 15 years hence a man will be just 4 times as old as he was 15 years ago। तो यहाँ पे हमको बताना है कि एक मैन है, उसकी जो एज है वो 15 ईयर्स पहले और 15 ईयर्स बाद में। मान लीजिए मैं उसकी एज प्रेजेंट एज x लेट करता हूँ, तो उसकी जो एज 15 ईयर्स पहले होगी वो x - 15, जो उसकी एज 15 ईयर्स बाद होगी वो x + 15। अब इनमें क्या रिलेशन है, देखिए 15 ईयर्स बाद जो उसकी एज होगी वो 4 टाइम्स होगी उसकी पहले वाली एज से। तो ये वाली एज और इस वाली एज में 4 टाइम्स होना चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं ऑप्शन से, ऑप्शन इसमें है 25 ईयर्स। अगर मान लीजिए ये 25 ईयर्स हुआ तो इसकी एज 15 साल पहले 10 ईयर्स और 15 साल बाद 40 ईयर्स, तो ये 4 टाइम्स हो गया। तो ऑप्शन ए ही सही हो गया। बाकी ऑप्शंस को आप चेक ना कीजिए, अगर आप करना भी चाहें तो देखिए। तो पहले तो आप ये देखिए कि 15 ईयर्स पहले जो एज बनेगी वो उसके लिए 15 ईयर्स और 10 ईयर्स तो कैंसिल आउट हो जाते हैं, क्योंकि अगर उसकी आज 15 ईयर्स एज है तो 15 साल पहले वो 0 ईयर्स का था। आज उसकी एज 10 ईयर्स है तो 15 साल पहले -5 था। ये दोनों तो कैंसिल आउट हो जाते हैं। तो हमारे पास 25 और 20 में से ही ऑप्शंस बनेगा। तो यहाँ पे हम लोग 25 के लिए सही आ रहा है, तो हम इसका ऑप्शन ए लिखेंगे। क्वेश्चन नंबर 19, ए नंबर कंसिस्ट ऑफ 2 डिजिट्स हुज सम इज 15। उन दोनों का सम 15 है, दोनों डिजिट का। इफ 9 इज एडेड टू द नंबर, कोई भी एक नंबर है उसमें मैं 9 ऐड करता हूं तो न्यू नंबर बन जाता है। और नया नंबर क्या होगा, उसके ऑर्डर्स को, डिजिट्स का जो ऑर्डर है वो चेंज कर दिया जाए, उनके प्लेसेस को रिप्लेस कर दिया जाए।
तो हमें नंबर बताना है। तो एक नंबर तो क्लियर है कि जो ये नंबर होगा वो उसमें 9 ऐड करने के बाद नया नंबर आएगा, तो न्यू नंबर जो है वो ग्रेटर होगा ओल्ड नंबर से, क्योंकि उसमें 9 ऐड करने पे ही हमें इसकी वैल्यू आ रही है। तो हमें क्या करना है, हमें इसमें 1 बाय 1 देखना है कि लेकिन 9 का डिफरेंस भी होना चाहिए। एक अगर मैं 69 लेता हूं तो इसका चेंज किया तो 96, इसमें 9 का डिफरेंस नहीं आता। 78 में लेता हूं, इसका जो ऑर्डर चेंज किया तो ये 87, जिसमें 9 का डिफरेंस आता है। तो ऑप्शन बी सही हो सकता है। 87 मैंने लिया, थर्ड चेक करता हूँ, इसका ऑर्डर चेंज किया तो 78 आया, 9 का डिफरेंस आता है, लेकिन इसमें ऐड करने पे 9 का डिफरेंस नहीं आता, इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आता है। तो ये कैंसिल हो गया। और 96 अगर मैं एक नंबर लेता हूँ, उसमें से ऑर्डर चेंज किया तो 69, तो ये तो उससे वैसे ही कम हो गया 9 ऐड करने पे, और ऑर्डर इनमें जो डिफरेंस है वो भी 9 नहीं है। तो इसका जो आंसर बनेगा वो 78 होगा। क्वेश्चन नंबर 20, द पेरीमीटर ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल्स। अब ये चैप्टर 6 से, ट्राइंगल चैप्टर से है। दो सिमिलर ट्राइंगल का जो पेरीमीटर है वो 35 और 21 है। तो एक ट्राइंगल हमारे पास है, उसका पेरीमीटर 35 और दूसरा है हमारे पास 21 है, और ये दोनों अपने आप में सिमिलर ट्राइंगल है। इफ वन साइड ऑफ द ट्राइंगल इज 9 सेंटीमीटर, मान लीजिए 9 सेंटीमीटर है, तो हमें कोरिस्पोंडिंग साइड फाइंड आउट करनी है दूसरे ट्राइंगल की। तो देखिए इसका जो इन तीनों साइड्स को अगर हम सम करेंगे तो 35, तो यहाँ पे जो साइड्स का जो रेशियो है वो सेम आना चाहिए। मान लीजिए इसको मैं x सेलेक्ट करता हूँ, तो 9/x जो रेशियो है वही दूसरी साइड का, वही थर्ड साइड का। तो तीनों साइड को ऐड अगर हम लोग करेंगे तो जो पेरीमीटर का रेशियो भी सेम होना चाहिए सिमिलर ट्राइंगल्स के लिए। तो इसे हम लोग अटेम्प्ट करते हैं। तो ये हो गया 5x इक्वल्स टू 27, सो x इज इक्वल टू 27/5। तो 27/5 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो 5.4 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन ए जो है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 को देखते हैं। इन ट्राइंगल ABC, M इज द मिड पॉइंट ऑफ BC। ये हम लोगों ने मिड पॉइंट बनाया, तो अगर इसको मिड पॉइंट बनाया तो AM जो है वो मीडियन बन गई। फिर हमें गिवन है AB² प्लस AC² इक्वल्स टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये जो दो साइड है AB एंड AC, इनका स्क्वायर करके ऐड किया गया है, विच इज इक्वल टू 200 सेंटीमीटर स्क्वायर। AM हमें 8 सेंटीमीटर गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है BC साइड। तो देखिए इसमें जो है ये थोड़ा सा हॉट टाइप क्वेश्चन है। इसमें आपको पाइथागोरस थ्योरम की जो एप्लीकेशन है, जो रिजल्ट है, उसके अकॉर्डिंग करना होगा। तो यहाँ पे इसमें आप याद रख लीजिए कि अगर हमें इस तरह से बनता है तो AB² प्लस AC² जो है वो इक्वल हो जाएगा 2 टाइम्स मीडियन, और इस AB का जो प्रोजेक्शन बनेगा दैट इज BM, उसके स्क्वायर के एडिशन के। तो यहाँ पे हम जब इसकी वैल्यू पुट करेंगे तो यहाँ पे हम लिखेंगे 200 2 टाइम्स AM² मतलब 8² प्लस BM। तो जो भी BM की वैल्यू होगी उसको 2 टाइम्स कर लेंगे तो वो BC बन जाएगा। सो 200 इक्वल्स टू, दिस इज 64, so 2 multiply 64 plus 2 BM², sorry, so 200 minus 128 equals to 2 BM²। so this is 72 divided by 2 is BM², cancel out किया 36, so BM is √36, दैट मीन्स 6। तो जो BC की वैल्यू होगी वो 2 टाइम्स बन जाएगी, दैट इज 12 सेंटीमीटर। तो जो 12 सेंटीमीटर है वो यहाँ पे D पार्ट है, तो D इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 22, इन एन आइसोसेलेस ट्राइंगल ABC, इफ AC इक्वल्स टू BC। देखिए यहाँ पे AC और BC इक्वल है, एंड AB² इज इक्वल टू 2AC²। हमें एंगल C की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं, देखिए AC² प्लस AC²। अब जो AC है वो BC के इक्वल है, तो यहाँ पे हम AC² और इसे हम BC² लिख सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखिए AB² इक्वल्स टू AC² प्लस BC²। तो यहाँ पे देखिए कन्वर्स ऑफ पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि जो एंगल C होगा वो 90 डिग्री होगा। तो यहाँ पे जो ऑप्शन है D, विच इज अ राइट आंसर।
क्वेश्चन नंबर 23, द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ एन आइसोसेलेस राइट ट्राइंगल। देखिए यहाँ पे आइसोसेलेस भी गिवन है और राइट ट्राइंगल भी गिवन है, तो इससे पाइथागोरस भी अप्लाई कर सकते हैं और हमें दो साइड्स इक्वल भी गिवन है, हुज वन साइड इज 4√2। तो अगर पहली साइड 4√2 है तो दूसरी इक्वल साइड्स भी 4√2 होगी। तो हम इसमें अगर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे तो इसकी वैल्यू AB² प्लस BC² के इक्वल होगी, तो 4√2 का होल स्क्वायर प्लस 4√2 का होल स्क्वायर। तो क्या बन जाएगा 16 इंटू 2 प्लस 16 इंटू 2, 32 प्लस 32। तो AC की वैल्यू हो जाएगी √64, दैट मीन्स 8 सेंटीमीटर। तो 8 सेंटीमीटर इसमें से ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 24, इन ट्राइंगल ABC एंड ट्राइंगल DEF B is equal to E, F is equal to C and AB is equal to 3DE, देन द टू ट्राइंगल्स आर। अब यहाँ पे देखिए दो एंगल तो इक्वल हैं, दो कोरिस्पोंडिंग एंगल्स के पेयर इक्वल हैं और जो साइड्स हैं वो इक्वल नहीं है। AB इज इक्वल टू 3 टाइम्स DE है, तो यहाँ पे रेशियो सेम है साइड्स का, तो उसके अकॉर्डिंग जो दोनों ट्राइंगल बनेंगे हमारे पास वो कॉन्ग्रुएंट तो हो नहीं सकते, लेकिन सिमिलर होंगे, क्योंकि इसमें दो एंगल्स इक्वल है, तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू ये दोनों एंगल इक्वल होंगे। तो एंगल एंगल सिमिलैरिटी हम लोग लगा सकते हैं। तो यहाँ पे जो आंसर बनेगा ये होगा सिमिलर बट नॉट कॉन्ग्रुएंट, तो बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 25, if in two triangles ABC and PQR angle A is equal to angle Q, B is equal to R, then which of the following is not true? तो यहाँ पे हम एक दो ट्राइंगल बना के देखेंगे और उसमें जो एंगल है वो इक्वल बना के देखेंगे। आफ्टर दैट दोनों ट्राइंगल सिमिलर हैं क्योंकि एंगल एंगल सिमिलैरिटी के थ्रू, फिर उसमें जो CPST के थ्रू हम लिखेंगे कि उनका जो साइड्स का रेशियो है वो सेम होना चाहिए। तो इसमें से कौन सा रेशियो है जो नहीं बनेगा? देखिए इसमें एंगल A इज इक्वल टू Q हमने इक्वल किया, देन B इज इक्वल टू R, B जो है वो R के साथ इक्वल, तो हम यहाँ पे दोनों को एंगल एंगल सिमिलरिटी के थ्रू दोनों ट्राइंगल को सिमिलर बता सकते हैं। तो यहाँ पे उनकी जो साइड्स का रेशियो होगा दैट इज AB अपॉन QR इक्वल्स टू BC अपॉन PR एंड AC अपॉन QP और PQ। अगर इसमें से हमें चेक करना है कि इसमें से कौन सा नहीं है, तो देखिए BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ, BC अपॉन PR इज इक्वल टू AC अपॉन PQ, ये फर्स्ट वाला तो है। सेकंड वाला AB अपॉन PQ, AB अपॉन QR है, एंड BC अपॉन PR, ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पे QR है जबकि आंसर में यहाँ पे PQ है, तो ये वाला जो ऑप्शन है वो ट्रू नहीं है। Question number 26. In figure, if DE is parallel to BC, then X equals. यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो हमें गिवन है उसमें DE और BC पैरेलल हैं, तो ये दोनों पैरेलल हैं, तो ये दोनों एंगल इक्वल हो गए, कोरिस्पोंडिंग एंगल, और ये एंगल भी इक्वल हो गए। तो हम ये कह सकते हैं कि ट्राइंगल ADE एंड ट्राइंगल ABC दोनों सिमिलर हो गए बाय एंगल एंगल सिमिलैरिटी से। तो इसके अकॉर्डिंग हम लोग कह सकते हैं कि इनकी जो साइड्स का रेशियो होगा AD अपॉन AB इज इक्वल टू DE अपॉन BC। जब भी दो ट्राइंगल सिमिलर होंगे तो उनकी जो साइड्स हैं वो प्रोपोर्शनल होंगी। तो अब हम इनकी वैल्यू पुट करते हैं, 3 अपॉन 7 इज X अपॉन 14। तो देखिए 7 2 जा 14 से, तो x इज इक्वल टू 6 हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन A है। क्वेश्चन नंबर 27, द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑन x एक्सिस विच इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द पॉइंट्स -2, 5 एंड 3, 6। तो यहाँ पे हम कोई भी एक पॉइंट अगर हम x एक्सिस पे लेंगे तो उसके कोऑर्डिनेट जो होंगे वो x, 0 होंगे। इसे हम इस तरह से लिखेंगे कि x, 0 पॉइंट जो है वो x एक्सिस पर है, जो कि इक्वल डिस्टेंस है -2, 5 एंड 3, 6 से। इसे हम PA और B, यहाँ पे हम लिखेंगे PA इक्वल्स टू PB। तो ये दोनों का स्क्वायर भी सेम होगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x+2 होल स्क्वायर प्लस 0 - 5 होल स्क्वायर
इक्वल्स टू x माइनस 3 होल स्क्वायर प्लस 0 माइनस 6 होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस 4x प्लस 4 प्लस 25, एक्स स्क्वायर माइनस 6x प्लस 9 प्लस 36। तो देखिए एक्स स्क्वायर से कैंसिल आउट हुआ, 4x प्लस 6x इक्वल्स टू 45 माइनस 25 माइनस 4, तो 10x इक्वल्स टू 16, सो x इक्वल्स टू 8/5। तो जो पॉइंट होगा दैट इज 8/5, 0, और यहाँ पे जो वैल्यू है वो बी ऑप्शन की 8/5, 0 है। क्वेश्चन नंबर 28, इफ a, 4 is the midpoint of the line segment joining the points a and b, then value of a is। यहाँ पे देखिए a, 4 मिड पॉइंट है, दैट मीन्स हमें मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करना है। तो हम इसमें क्या करेंगे, a, b एंड a, 4 माइनस 6, 5 एंड माइनस 2, 3। तो हम मिड पॉइंट सेक्शन फॉर्मूला के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं -6 माइनस 2/2 एंड 5 प्लस 3/2 विच इज इक्वल टू a, 4। -4 एंड 4 इक्वल्स टू a, 4। अब इसमें अगर मैं x कोऑर्डिनेट y कोऑर्डिनेट इक्वल करें तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं a इक्वल्स टू -4। तो a इक्वल्स टू -4 जो है वो हमारे पास सी ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 29, इफ द पॉइंट्स 1, 1, -1, -1 एंड -√3 आर द वर्टिसेस ऑफ ए ट्राइंगल, देन द ट्राइंगल इज। हमें यहाँ पे बताना है टाइप ऑफ ट्राइंगल क्या है। हम इन पॉइंट्स को a, b और c लेट करेंगे और फिर हमें AB डिस्टेंस, BC डिस्टेंस और AC डिस्टेंस फाइंड आउट करना है। उनके अकॉर्डिंग हम लोग डिसाइड करेंगे कि किस तरह का ट्राइंगल है। देखिए हमने AB की वैल्यू √8, BC √8 एंड CA इज √8। तीनों की वैल्यू सेम है, AB इक्वल्स टू BC इक्वल्स टू CA, सो दिस इज एन इक्विलेटरल ट्राइंगल। ऑप्शन बी इज द आंसर। Question number 30. The perimeter of a triangle with vertices 0, 4, 0, 0 and 3, 0 is। देखिए इसमें एक तो ये हो सकता है कि हम इसे A, B और C पॉइंट लेट कर लें और उसके बाद डिस्टेंस फार्मूला AB, BC और CA के अकॉर्डिंग करें, या फिर हम इसको ड्रॉ करके देखते हैं। तो 0, 4 ये पॉइंट होगा, तो ये डिस्टेंस 4 हो गया, 0, 0 ये पॉइंट होगा एंड 3, 0 ये पॉइंट होगा, तो यहाँ से डिस्टेंस 3। तो जो ये हमारे पास ट्राइंगल बनेगा इसका पेरीमीटर के लिए ये हमें 3 डिस्टेंस, ये 4 डिस्टेंस, और हमें पता है ये पाइथागोरस के थ्रू करेंगे तो 5। तो 5 प्लस 4 प्लस 3, 12 यूनिट जो है वो इसका पेरीमीटर होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 31, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट्स 4P एंड 1, 0 इज 5, 4P एंड 1, 0 इनके बीच में जो डिस्टेंस है वो 5 है। तो हमें P की वैल्यू बतानी है। इसे हम AB लेट कर लेते हैं। तो हमें गिवन है कि AB इज 5, डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो AB स्क्वायर इज 5 स्क्वायर, दैट मीन्स 25। अब देखिए हम लोग डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो ये बन जाएगा 4 - 1 होल स्क्वायर प्लस P - 0 होल स्क्वायर इक्वल्स टू 25। 3 स्क्वायर 9 प्लस P स्क्वायर इज 25, सो P स्क्वायर इज 25 - 9, 16। तो P की वैल्यू हो गई 4 और -4 हम लोग मेजरमेंट में लेंगे नहीं, तो P की वैल्यू कितनी होगी, सॉरी दोनों आ सकते हैं यहाँ पे 4 एंड -4, क्योंकि यहाँ पे जो है वो कोऑर्डिनेट है, 4 एंड -4 डिस्टेंस नहीं है। तो यहाँ पे जो आंसर होगा B +-4। क्वेश्चन नंबर 32, ये देखिए चैप्टर 8 ट्रिग्नोमेट्री। इफ cos A इक्वल्स टू √3/2 देन द वैल्यू ऑफ cot A। तो इसको किस तरह से हमने अटेम्प्ट करना है, उसके लिए देखिए हम एक ट्राइंगल बनाएंगे। यहाँ पे हम लोग A पॉइंट देंगे जो कि एक्यूट एंगल है,
कोस ए हमें गिवन है √3/2। तो यहाँ पे हमें पता है ये b/h होगा कोस में, तो ये √3 एंड दिस इज 2। पाइथागोरस से करेंगे तो BC की जो वैल्यू है वो 4 - 3 दैट मीन्स 1 होगी। अब हमें चाहिए कोट ए। कोट ए का बेस अपॉन परपेंडिकुलर, बेस है यहाँ पे हमारे पास √3, परपेंडिकुलर है यहाँ पे 1, तो √3 इसकी वैल्यू होगी। तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है। इसका दूसरा मेथड क्या है कि जो कोस ए हमें गिवन है √3/2, तो कोस ए को हम लोग लिख सकते हैं, √3/2 को हम लोग लिख सकते हैं कोस 30 डिग्री। तो ए की वैल्यू हो गई हमारे पास 30 और हमें चाहिए कोट ए, तो दैट मीन्स हमें कोट 30 डिग्री चाहिए। तो कोट 30 डिग्री की वैल्यू किसके इक्वल होगी? √3 के। इस तरह से भी हम इसे अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। होपफुली आपको क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। क्वेश्चन नंबर 33, गिवन sin थीटा इक्वल्स टू a/b देन cos थीटा इज इक्वल टू। देखिए इस क्वेश्चन में हमें अगर sin थीटा का रेशियो लिखना होता है तो हम लिखते हैं p/h। cos थीटा क्या होगा? b/h। तो यहाँ पे अगर कुछ भी वैल्यू है, मान लीजिए यहाँ पे इसकी वैल्यू 3/7 है, तो दैट मीन्स हाइपोटेन्यूज 7 है, तो cos के लिए भी हाइपोटेन्यूज 7 ही होगा। तो यहाँ पे जो b है हाइपोटेन्यूज, तो cos के लिए भी डिनोमिनेटर में b ही आएगा। तो ऑप्शन सी राइट आंसर हो जाता है। लेकिन फिर भी अगर आपको इसको चेक करना हो तो आप किस तरह से करेंगे? आप इसमें थीटा लिखेंगे, ये a और ये b, पाइथागोरस से करेंगे तो ये b² - a² होगा। तो उसके बाद आप लिख सकते हैं b² - a², दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। तो ये हमारे पास बन जाएगा cos थीटा। क्वेश्चन नंबर 34, इफ tan a इक्वल्स टू 3 cot a देन a इज इक्वल टू। हमें यहाँ पे बताना है, एक रिलेशन गिवन है कि अगर tan a की वैल्यू 3 cot a है तो हमें फाइंड आउट करना है a किसकी इक्वल होगा। तो इसमें हम सिंपली वैल्यू पुट करके देख लेंगे कि क्या आंसर आएगा। यहाँ पे देखिए 60 डिग्री अगर हम पुट करते हैं तो tan 60 डिग्री √3, 3 cot 60 डिग्री क्या होगा? 1/√3। तो ये इजीली कैंसिल आउट होके इक्वल बन जाएगा। तो हम इसको इजीली बता सकते हैं कि a की वैल्यू क्या होगी, एंगल किसके इक्वल होगा। आप चाहें तो इसमें दूसरा मेथड भी ले सकते हैं कि tan a है, इस कोट a को भी मैं डिनोमिनेटर में कर लेता हूं। तो कोट a इक्वल्स टू 3, तो tan a और कोट a एक दूसरे के रेसिप्रोकल में होंगे। तो tan a इंटू tan a इज 3, tan² a इज 3, सो tan a इज √3। और tan a √3 किसके लिए होगा? जबकि a की वैल्यू 60 डिग्री हो। क्वेश्चन नंबर 35, इफ थीटा इज इक्वल टू 45 डिग्री द वैल्यू ऑफ cosec² थीटा। तो इसमें आपको सिंपल करना है, थीटा की जगह 45 पुट करना है, कोसेक थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करनी है और इसको स्क्वायर करना है। तो इसका आंसर होगा 2, दैट मीन्स ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 36, इफ साइन थीटा इक्वल्स टू कोस थीटा देन वैल्यू ऑफ थीटा इज। अगर आप इसको ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल के अकॉर्डिंग देखेंगे तो थीटा 45 डिग्री के लिए साइन थीटा और कोस थीटा इक्वल होंगे। सो ऑप्शन बी इज राइट आंसर। द वैल्यू ऑफ साइन 30 डिग्री कोस 60 प्लस कोस 30 साइन 60। इसमें हमें वैल्यू पुट करनी है, साइन 30 की वैल्यू 1/2, कोस 60 की वैल्यू 1/2 प्लस √3/2 √3/2। तो इसका जो फाइनल आंसर होगा 1, ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 38, इफ 2 tan थीटा इक्वल्स टू 3 देन द वैल्यू ऑफ 4 साइन थीटा प्लस 5 कोस थीटा अपॉन 6 साइन थीटा प्लस 2 कोस थीटा। देखिए इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के दो मेथड हैं। एक तो क्या है कि हम ट्राइंगल बनाएं और यहाँ पे 2 tan थीटा इक्वल्स टू 3 है, तो tan थीटा की वैल्यू हो गई 3/2। इसे हम लोग थीटा कंसिडर करते हैं, तो इसे हम
P अपॉन B लिख सकते हैं, तो ये हमारे पास P हो गया और ये B हो गया। तो इसको हम पाइथागोरस के अकॉर्डिंग लिख सकते हैं √9 + 4 √13। तो यहां से आप साइन थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें, कोस थीटा की वैल्यू फाइंड आउट करें और यहाँ पे हम पुट कर देते हैं। दूसरा उससे आसान मेथड क्या है कि यहाँ पे हमारे पास 4 साइन थीटा + 5 कोस थीटा है, जबकि हमें वैल्यू tan थीटा की पता है, तो हम इसमें न्यूमरेटर डिनोमिनेटर दोनों को कोस थीटा से डिवाइड कर देंगे। यही हम लोग जो डिनोमिनेटर में गिवन है 6 साइन थीटा, इसे भी हम कोस थीटा से डिवाइड करेंगे एंड 2 कोस थीटा, इसको भी हम कोस थीटा से ही डिवाइड करेंगे। डिवाइड करने में देखिए क्या होगा, कोस थीटा कैंसिल आउट हो गया और ये बन गया हमारे पास tan थीटा। तो इसका आंसर होगा 4 tan थीटा + 5 अपॉन 6 tan थीटा + 2। अब इसमें आप tan थीटा की डायरेक्ट वैल्यू 3/2 पुट कर देंगे, तो आपके पास आंसर आ जाएगा 38 का 1। क्वेश्चन नंबर 39, इफ द पेरीमीटर ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू दैट ऑफ ए स्क्वायर देन द रेशियो ऑफ देयर एरियाज इज। इस क्वेश्चन को आप देखिए, सर्कल का जो पेरीमीटर है दैट मीन्स यहाँ पे सरकमफ्रेंस हो गया 2πr, वो किसके इक्वल है, इक्वल टू दैट ऑफ स्क्वायर, स्क्वायर के पेरीमीटर के। तो 2πr इज इक्वल टू 4 इंटू साइड। हमें फाइंड आउट करना है रेशियो ऑफ देयर एरियाज, उनके एरिया का रेशियो। तो यहाँ पे देखिए हम लोग लिख सकते हैं साइड इज इक्वल टू 2πr/4, तो इसकी वैल्यू हो गई πr/2। और हमें जो अब रेशियो चाहिए वो हमें चाहिए πr² अपॉन साइड स्क्वायर, क्योंकि दोनों का एरिया πr² और साइड इंटू साइड होगा। तो अब यहाँ पे हम लोग वैल्यू पुट करेंगे πr²। देखिए साइड की जगह हम लोग लिख सकते हैं πr/2 का होल स्क्वायर, तो ये बन जाएगा πr²/2। तो यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करना है, सिर्फ πr² अपॉन π²r² इंटू 4। पाई से पाई कैंसिल आउट हुआ, r से r, तो यहाँ पे सिर्फ पाई रह गया, तो 4/π। यहाँ पे जो आंसर है वो पाई की फॉर्म में नहीं है, तो 4/π का मतलब 22/7। तो जो इसका आंसर बनेगा 14:11। तो 14:11 जो है वो ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 40, द एरिया ऑफ द स्क्वायर दैट कैन बी इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल ऑफ रेडियस 8 सेंटीमीटर इज। हमें एरिया ऑफ स्क्वायर फाइंड आउट करना है जो एक सर्कल है जिसकी रेडियस 8 सेंटीमीटर है, उसके अंदर आ सके। देखिए किस तरह से डायग्राम बनेगा। रेडियस 8 सेंटीमीटर, स्क्वायर, स्क्वायर का जो डायगोनल होगा वो इसका डायमीटर बनेगा सर्कल का। तो यहाँ पे हम लोग पाइथागोरस अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि सेमी सर्कल में जो एंगल बनेगा वो 90 डिग्री होगा। सो x² + x² इज इक्वल टू 16²। पाइथागोरस अप्लाई किया, 2x² इक्वल्स टू 256। सो x² इज 256/2, दैट मीन्स 128। और ये जो x² है ये अपने आप में एरिया ऑफ स्क्वायर ही है। सो हमें जो फाइंड आउट करना है एरिया ऑफ स्क्वायर, तो 128 सेंटीमीटर स्क्वायर, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 41, इफ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज 7, √7/22, फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल। πr² एरिया ऑफ सर्कल में हम पुट करेंगे r की वैल्यू। देखिए 7 से 7 कैंसिल आउट हुआ, 22 × 7 × √7/22, 7/22, तो अंडर रिमूव हो जाएगा। So 49 सेंटीमीटर स्क्वायर is the answer, which is option D. Question number 42. How many plants will be there in a circular bed whose outer edge measures 30 centimeter, allowing 4 centimeter square for each plant? हमें यहाँ पे बताना है कि टोटल कितने नंबर ऑफ प्लांट्स हम लोग वहां पे लगा सकते हैं एक ऐसे सर्कल में जिसका सरकमफ्रेंस 30 सेंटीमीटर है और हर एक प्लांट के लिए हमें 4 सेंटीमीटर स्पेस जो है वो चाहिए। तो इसको किस तरह से करेंगे, देखिए यहाँ पे हमें 2πr 30 गिवन है, तो r की वैल्यू 30/2π। सो नंबर ऑफ प्लांट्स, जो भी सर्कल का एरिया होगा πr² डिवाइडेड बाय 4। 4 से हमने इसलिए डिवाइड किया क्योंकि एक प्लांट के लिए 4 सेंटीमीटर स्क्वायर हमें स्पेस चाहिए। तो इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास नंबर ऑफ प्लांट्स आ जाएंगे। आप कैलकुलेट करेंगे तो लगभग 18 प्लांट्स होंगे, 17.8 के अराउंड
आंसर आएगा जिसको हम 18 मान सकते हैं। तो यहाँ पे जो ऑप्शन ए है वो राइट आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 43, ए वायर बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 42 सेंटीमीटर इज कट एंड अगेन बेंट इन द फॉर्म ऑफ ए स्क्वायर। हमारे पास एक सर्कल शेप में एक वायर है जिसको हमने कट किया और उसी वायर से सेम लेंथ रखते हुए हम लोगों ने एक स्क्वायर बनाया। द रेशियो ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द सर्कल एंड द स्क्वायर इन द टू केसेस। हमें एरिया फाइंड आउट करना है। तो देखिए इस क्वेश्चन को करने के लिए हम लोग 2 पाई आर जो है सर्कल का सरकमफ्रेंस वो 4 इंटू साइड के इक्वल करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे। आर की वैल्यू 42 डिवाइडेड बाय 4 इज साइड। तो हमारे पास जो साइड होगी दैट इज 66 सेंटीमीटर। तो हमारे पास ये साइड हो गई 66। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, एरिया ऑफ सर्कल एंड एरिया ऑफ स्क्वायर, इसका रेशियो फाइंड आउट करना है। आप इसमें वैल्यू पुट करेंगे, आर की वैल्यू 42 एंड साइड इज 66। तो हमारे पास जो आंसर होगा वो 14:11। तो 14:11 जो है वो ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 44, द एरिया ऑफ ए सेगमेंट ऑफ ए सर्कल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर when the arc of this segment has a measure of 60 degree is। हमें फाइंड आउट करना है कि एरिया कितना होगा एक सर्कल के सेगमेंट का जिसकी रेडियस 21 सेंटीमीटर है, जबकि आर्क जो है वो सेंटर पे 60 डिग्री का एंगल बनाती है। अगर हमें √3 की वैल्यू पुट करनी है तो हम 1.73 पुट करेंगे। देखिए इसमें एरिया ऑफ सेगमेंट जो होगा दैट इज इक्वल टू एरिया ऑफ माइनर सेक्टर माइनस एरिया ऑफ ट्राइंगल OAB। हमें इस सेगमेंट का एरिया फाइंड आउट करना है। तो अब हम इसमें वैल्यू पुट कर देंगे। थीटा है 60 डिग्री अपॉन 360 इंटू पाई आर स्क्वायर, आर का मतलब 21। और यहाँ पे जो ट्राइंगल है OAB, इसमें ये दोनों साइड सेम है, OA एंड OB, और ये 21 सेंटीमीटर दोनों रेडियस सेम है, 60 डिग्री है। तो इस तरह से एक इक्वेटर ट्राइंगल बनेगा जिसका एरिया होगा √3/4 इंटू साइड स्क्वायर। साइड यहाँ पे है 21 स्क्वायर। आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे और हमारे पास जो आंसर आएगा वो लगभग 40.3 अप्रोक्सीमेट के इक्वल आएगा। तो जिसमें हम 40.27 बी पार्ट जो है, बी ऑप्शन जो है उसे हम सही मानेंगे। क्वेश्चन नंबर 45, इफ प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट डिनोट्स द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई देन। तो हमें ये बताना है जो प्रोबेबिलिटी है वो किस रेंज में होगी। देखिए प्रोबेबिलिटी जो है वो सबसे कम हो सकती है 0 और सबसे ज्यादा हो सकती है 1। 1 का मतलब यहाँ पे हम 100% काउंट करते हैं। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है 0 के इक्वल हो सकती है या उससे ज्यादा, मैक्सिमम 1 होगी या उससे कम। तो जो सी ऑप्शन है ये इसके लिए एकदम सही है, क्योंकि यहाँ पे प्रोबेबिलिटी जो नेगेटिव नहीं हो सकती, 0 से कम नहीं हो सकती, 1 से ज्यादा भी नहीं हो सकती। Question number 46, the probability of getting a bad egg in a lot of 400 egg is 0.035। जो bad egg की probability है तो हमें find out करनी है number of eggs in the lot is। तो यहाँ पे हमें number of bad eggs बताने हैं। तो यहाँ पे देखिए number of bad eggs डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ एग्स इक्वल्स टू, यहाँ पे देखिए क्या है 0.035। टोटल नंबर ऑफ एग्स जो हैं वो हमारे पास 400 हैं। तो टोटल नंबर ऑफ बैड एग्स कितने हो गए 0.035 मल्टीप्लाई 400। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 14 नंबर ऑफ बैड एग्स हमारे पास होंगे। क्वेश्चन नंबर 47, the probability that a vowel selected at random in English alphabet is an I is। तो हमें ये बताना है कि क्या प्रोबेबिलिटी होगी कि हम एक वोवल में से एक आई सेलेक्ट करें। यहाँ पे ध्यान रखिएगा, यहाँ पे हमें पूरे अल्फाबेट में से आई सेलेक्ट नहीं करना है, वोवल में जो हमने सेलेक्ट किए हुए हैं लिखा हुआ ना, द प्रोबेबिलिटी दैट ए वोवल सेलेक्टेड एट रैंडम, एक वोवल हमने रैंडमली सेलेक्ट कर लिया, उसमें से आई आने के क्या चांसेस हैं। तो टोटल वोवल्स जो है वो 5 हैं, A-E-I-O-U, और उसमें से आई एक ही है। तो इसके जो क्या प्रोबेबिलिटी होगी 1/5। तो इसमें जो ऑप्शन है ए वो इसका सही आंसर है।
Question number 48. The probability that in a family of 3 children there will be at least 1 boy. तो देखिए 3 चिल्ड्रन की जो फैमिली होगी उसमें अगर हम बॉयज के अकॉर्डिंग देखें तो उसमें 3 बॉयज हो सकते हैं तीनों फैमिलीज में, बी बी बी, ये फर्स्ट फैमिली, सेकंड फैमिली एंड थर्ड फैमिली में। 2 बी हो सकते हैं, मतलब 2 बॉयज तो साथ में एक गर्ल, बी बी जी बी एंड जी बी बी। 1 बॉय तो इसी में आप बी की जगह जी और जी की जगह बी कर दीजिए एंड 0 बी, मतलब तीनों ही गर्ल होंगी। तो टोटल मिला के हमारे पास 8 टोटल आउटकम्स बने। हमें इसमें फाइंड आउट करना है एट लीस्ट 1 बॉय। अब एट लीस्ट 1 बॉय का मतलब कम से कम एक बॉय होना चाहिए या उससे ज्यादा। तो 1 बॉय, 2 बॉय एंड 3 बॉय, इनको हमने काउंट करना है। तो टोटल 7 है आउट ऑफ 8। तो 7/8 जो है वो उसकी प्रोबेबिलिटी। सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 49. A girl calculates that the probability of her winning the first prize in a lottery is 0.08. 6,000 tickets are sold. How many tickets she has bought? हमें ये बताना है कि उसने कितने टिकट लिए अगर उसके जीतने के चांसेस 0.08 है एंड टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड इज 6,000। देखिए इसमें भी प्रोबेबिलिटी का जो रूल है वो अप्लाई करेंगे। नंबर ऑफ टिकट्स बोट डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ टिकट्स सोल्ड इज इक्वल टू जो प्रोबेबिलिटी है 0.08, टोटल नंबर ऑफ टिकट सोल्ड 6,000, प्रोबेबिलिटी 0.08, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो हमें आता है टोटल नंबर ऑफ टिकट्स बोट इज 480। तो 480 जो इसमें ऑप्शन है वो सी है, तो इसका सी सही आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 50. द प्रोबेबिलिटी दैट ए नॉन लीप ईयर सेलेक्टेड एट रैंडम विल कंटेन 53 संडेज। हमें ये फाइंड आउट करना है कि नॉन लीप ईयर में 53 संडे आने की क्या प्रोबेबिलिटी है। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि नॉन लीप ईयर क्या होगा, जिसमें 365 डेज होंगे, क्योंकि उसमें जो फरवरी है वो 28 डेज की होगी। तो अगर हम देखें किसी भी कैलेंडर में तो 52 वीक्स तो हमारे पास होंगे ही हर एक साल में। तो उसको 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 364 डेज। तो हर एक साल में 364 डेज कंप्लीट होते ही हमारे पास 52 वीक्स हर एक डे हो जाएगा। तो टोटल 365 डेज हैं, जिसमें से हमने 364 डेज माइनस किए तो हमारे पास 1 डे बचता है। अब ये 1 डे के हमारे पास जो ऑप्शन अवेलेबल हैं संडे, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे और सैटरडे। टोटल हमारे पास 7 ऑप्शन अवेलेबल हैं। अब 7 ऑप्शन में से जो संडे है वो तो एक ही बार है, तो 1/7 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी। तो इसमें जो ऑप्शन है वो ए हो जाएगा। इसी क्वेश्चन को अगर हम थोड़ा सा समझे कि अगर ये लीप ईयर हो जाता तो लीप ईयर में हमारे पास 365 की जगह 366 डेज होते, तो हमारे पास 2 डेज अवेलेबल रहते। अब 2 डेज क्या हो सकते हैं, संडे मंडे हो सकता है, मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे, इस तरह से करते हुए हमारे पास 7 ऑप्शन ही अवेलेबल रहेंगे। लेकिन संडे उसमें आने के 2 चांसेस होंगे, या तो संडे और मंडे आ जाए या सैटरडे और संडे आ जाए। तो उस केस में हमारे पास 53 संडे आने की जो प्रोबेबिलिटी होती दैट इज 2/7। लेकिन यहाँ पे नॉन लीप ईयर है, इसलिए इसकी जो प्रोबेबिलिटी होगी 1/7। तो ऑप्शन ए जो है वो सही होगा। तो फ्रेंड्स ये थे हमारे 50 क्वेश्चंस एमसीक्यू के टर्म 1 के अकॉर्डिंग। होपफुली आपको समझ में आ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कहीं डाउट है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर करें। और इन सभी क्वेश्चंस की आप प्रैक्टिस कर लीजिए। आप चेक कीजिए कि आपको कितने टाइम में ये क्वेश्चन कंप्लीट हुए हैं। दोबारा से प्रैक्टिस करेंगे तो काफी कम टाइम आपको लगना चाहिए। शॉर्टकट ट्रिक भी आपको कुछ क्वेश्चन में हम लोगों ने जैसे एक्सप्लेन किया आपको थोड़ी सी समझ में आई होगी। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम्स।